नहीं, अश्विनी कुमार है? नहीं, आप प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे पाकिस्तान की दरिंदगी पर भी बोलने का मौका मिला है। मेरा गृह राज्य तो पंजाब है और मैं पठानकोट से बहुत ही नज़दीक रहने वाला जो शहर है जलंधर, वहाँ का पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हरियाणा से सदन का सदस्य हूँ। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना आतंकवाद को मैंने अपनी आंखों से देखा है उतना शायद ही यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने देखा हो। पाकिस्तान द्वारा, आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने के, दहशतगर्दी के फैलाना और पंजाब और कश्मीर को भारत से अलग करना और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना 1947 से पठानकोट तक एक लंबी दास्तान है, जो कि अगर मैं सुनाने लगा तो आप घंटे बजाने शुरू कर देंगे। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने पंजाब में कुछ नौजवानों को गुमराह करके पैसे और हथियार से मदद करके घिनौना खेल खेला। पंजाब के भारत को अलग करने के, जिनमें हज़ारों लोगों को चुन चुन के मारा गया, मैंने उन हालात को अपनी आंखों से देखा है। मैं सलाम करता हूं पंजाब की जनता का और उस वहाँ की पत्रकारिता का, जिन्होंने बड़ी ही बहादुरी और निडरता से अपने लेखकों से भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखा। पठानकोट एयरफोर्स बेस की बात पे आना चाहिए मुझे। अब वहाँ पर जो हमला हुआ एक लंबी कड़ी का वो भी एक हिस्सा है। ज़रूरत है कि पाक की नापाक हरकतों को कैसे रोका जाए। पठानकोट हमला रोका जा सकता था अगर भारत पाक सीमा पूरी तरह से ठीक ढंग से सील की गई होती। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है और नौजवान फौजी और अफसर देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों के ऊपर क्या बीतती है, ये आज तक किसी ने भी परिवार के बेगुनाह लोगों को जाकर के नहीं पूछा होगा। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सेना इस देश की हुक्मरान असल में है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान की सेना के इशारे पर चलते हैं। वहाँ की असली ताकत जो है वो वहाँ की फौज ही है। वह सीमा पार से ड्रग्स, नशीले पदार्थ, जाली नोटों से जुड़े नेक्सस से जुड़े हुए हैं और हमारे भी देश के कुछ देशद्रोही लोग इसमें शामिल हैं। तस्वीर तो है, उसमें टेररिज्म भी भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी पंजाब की नौजवान पीढ़ी बुरी तरह से नशे की शिकार हो चुकी है। मैं फिर पठानकोट की बात पर आता हूं। रक्षा मंत्री का बयान कि हमें हमले की जानकारी थी, इसके बावजूद हमला हुआ। उग्रवादी 50 किलोग्राम गोला बारूद, 30 किलोग्राम ग्रेनेड और असॉल्ट राइफल लेकर भारतीय सीमा में आए। ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में कमी है। हम सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने ही घर में हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। सीमा पर हमारी सुरक्षा भिन्न भिन्न अंगों के पास है। आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी के पास है, गृह मंत्रालय देखता है, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारे रक्षा मंत्री जी के अधीन है, और डिप्लोमेसी, कूटनीति जो है वो हमारी विदेश मंत्रालय देखता है। मैं समझता हूँ इन तीनों अंगों के समन्वय, इनकी कोऑर्डिनेशन की कमी से ही, इस कमी के कारण ही सब कुछ होता है। ये जो हमारे ऊपर अटैक होते हैं, पाकिस्तान के टेररिज्म के अटैक होते हैं, और इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहली शांति वार्ता कायम रखने के लिए पाकिस्तान गए थे,
आज उसे पूरा विश्व सराह रहा है। युद्ध समस्याओं का हल नहीं है। वॉर डज नॉट डिसाइड हु इज राइट, इट डिसाइड्स हु इज लेफ्ट। हमें पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ शांति वार्ता के प्रयास रखने चाहिए और इसके साथ साथ अपनी सीमाओं और घरेलू सुरक्षा को और सुदृढ़ करना चाहिए, क्योंकि विश्व में इस्लामिक स्टेट का फैसला, अफगानिस्तान में तालिबान का फिर सर उठाना और भारत के विरोधी संगठनों में अल-कायदा इत्यादि का फिर से उभरना भारत के लिए, विशेषकर कश्मीर के लिए आने वाले खतरे की एक घंटी है। प्लीज कंक्लूड। क्यों नहीं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्लीज देयर इज नो टाइम। यस, क्यों नहीं कश्मीर में लागू धारा 370 को समाप्त करने के लिए गंभीरता से विचार किया जाता? क्यों नहीं हम पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करते? क्यों नहीं हम कश्मीर में एक प्रधान, एक निशान और एक स्थान का नियम को लागू करने का बंद करते? क्यों नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले कर देते जब तक कि हमारा हालात जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाता? हमारी सीमाओं पर सेना होनी चाहिए। इस सारे सवालों के बावजूद हम शांति वार्ता जारी रखना चाहते हैं। भाई प्रकाश नारायण सर, एक मिनट सर, 2 मिनट दे रहे सर। दिस लाइन मेड इन स्पीच, दिस लाइन मेड इन स्पीच सर। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय एनिमी इज टू मेक हिम अ फ्रेंड। एक अंत में एक कविता, 4 लाइनें हमारे बहुत मशहूर शायर हुए हैं यार। 4 लाइनें आप बोलिए। आखिरी 4 लाइनें हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहदों पर, रूहें तामीर जख्म खाती हैं। खेत अपने हों या गैरों के, जिस फाकों के तिल मिलाती हैं। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। जंग क्या मसलों का हल होगी, जंग तो खुद एक मसला है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सब के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। धन्यवाद। थैंक यू।